Part 4. Be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. Principle 1. If you must find fault, this is the way to begin. ये इस बुक का लास्ट पार्ट है. इसमें हम वो प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज करके आप एक अच्छे लीडर बन सकोगे और लोगों का बिहेवियर और एक्शंस चेंज कर सकोगे. एक बार प्रेसिडेंट कैल्विन कॉलेज की एक सेक्रेटरी थी जो पंक्चुएशन में कुछ मिस्टेक कर रही थी. तो कैल्विन कॉलेज उस सेक्रेटरी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और तुम एक बहुत अट्रैक्टिव वुमन हो. ये सुन के वो सेक्रेटरी काफी कंफ्यूज हुई क्योंकि वो बिल्कुल भी ये तारीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. फिर कैल्विन कॉलेज ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, अब इसके बारे में सोचती मत रहो. मैंने ये बस तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए कह दिया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी पंक्चुएशन पे ज्यादा ध्यान दोगी. अब अगर आप इस एग्जाम्पल पे फोकस करें तो पहले प्रेसिडेंट ने उस सेक्रेटरी की तारीफ की और फिर इसके बाद उसे उसकी गलती बताई. ऑथर कहते हैं कि आपको जब भी किसी को उनकी गलती बतानी हो तो पहले उनकी तारीफ करो और इसके बाद उन्हें उनकी गलती बताओ. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एग्जाम्पल फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले की है जो उस टाइम पे प्रेसिडेंसी के पीछे थे. 1896 में विलियम मैकिनले एक कैंपेन कर रहे थे और उन्हीं के एक आदमी ने उनके लिए एक स्पीच लिखी. उस स्पीच में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे लेकिन वो स्पीच उनके लिए ठीक से काम नहीं करती. अब वो उस यंग आदमी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे लेकिन साथ ही उन्हें उस यंग आदमी को ये भी बताना था कि ये स्पीच ठीक नहीं है. अब देखें कि उन्होंने ये कितने अच्छे से किया है. वो उस यंग आदमी के पास गए और उससे कहा, मेरे दोस्त, तुमने जो स्पीच लिखी है वो बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त स्पीच है और कोई भी इससे अच्छी स्पीच तैयार नहीं कर पाता. बहुत से ओकेजन्स पे ये स्पीच ठीक से काम कर सकती है लेकिन क्या ये स्पीच इस ओकेजन के लिए ठीक है? ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है लेकिन मुझे दूसरी पार्टीज का स्टैंड पॉइंट भी देखना है. अब तुम घर जाओ और एक और स्पीच लिखो और जो लाइंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लाइंस लिखो. उस यंग आदमी ने ऐसा ही किया और विलियम मैकिनले की स्पीच बहुत अच्छी रही. इस प्रिंसिपल का यूज आप बिजनेस में भी कर सकते हैं. जैसे मैं आपको डॉरोथी रबलविस्की की एग्जाम्पल देती हूँ जो कि डेल कार्नेगी की स्टूडेंट रह चुकी हैं. डॉरोथी एक फेडरल क्रेडिट यूनियन में ब्रांच मैनेजर हैं. उन्होंने रिसेंटली एक नई लेडी को हायर किया है जिसका कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट बहुत अच्छा है. इसके अलावा वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस भी बहुत अच्छे से हैंडल करती थी. लेकिन दिन के एंड में जब कैश ड्रॉवर को बैलेंस करने का वक्त आता तो उसमें उसे बहुत प्रॉब्लम होती. उस ब्रांच का जो हेड टेलर था वो डॉरोथी के पास आया और उसने सजेस्ट किया कि उन्हें इस वुमन को फायर कर देना चाहिए. लेकिन डॉरोथी ने ऐसा नहीं किया. इंस्टेड उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया और प्रॉब्लम सॉल्व किया. वो उस वुमन के पास गई और सबसे पहले उसकी तारीफ की. उसे बताया कि वो कौन से काम अच्छे से कर रही है. फिर डॉरोथी ने उस वुमन को सजेस्ट किया कि उसे उनके बैलेंस करने के प्रोसीजर को देखना चाहिए. और जब उस वुमन ने देखा कि डॉरोथी उसके बारे में कॉन्फिडेंट है तो उसने कुछ ही टाइम में उस चीज को मास्टर कर लिया. इसलिए आप भी याद रखना कि अगर आपको किसी को उनकी गलती बतानी है तो पहले उनकी तारीफ करो और फिर आराम से उन्हें उनकी गलती बताओ. Principle 2. How to criticize and not be hated for it. एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी एक स्टील मिल में जा रहे थे. वहां पर उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉय स्मोकिंग कर रहे थे और वो भी नो स्मोकिंग के बोर्ड के नीचे.
अब मैक्सिमम लोग ऐसी सिचुएशन में जाके अपने एम्प्लॉयज पे चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। बट श्वाब ने ऐसा नहीं किया। श्वाब ने भी उन्हें क्रिटिसाइज ही किया, बट उन्हें इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया। मतलब डायरेक्ट जाके उन्हें बुरा भला नहीं कहा, बल्कि इनडायरेक्टली उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। श्वाब उनके पास गए, अपनी पॉकेट से सिगरेट्स निकाल के अपने एम्प्लॉयज को दी और उनसे एक रिक्वेस्टिंग वे में कहा कि जेंटलमैन, अगर आप ये सिगरेट्स बाहर जाके पिएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुन के उनके एम्प्लॉयज को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उनकी नजर में श्वाब की इज्जत भी बढ़ गई। चलिए मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी में एक इशू जो ट्रेनीज को होता है वो है हेयर कट। उन्हें अपने बाल छोटे नहीं कराने होते। अब मोस्टली तो ये होता है कि ट्रेनर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन सर्जेंट हाले काइसर ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने अपनी बात इनडायरेक्ट तरीके से समझाई। उन्होंने उन ट्रेनी से कहा, जेंटलमैन, आप सब लीडर्स हैं और जो लोग आपको फॉलो करेंगे आपको उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना होगा। आपको तो पता है कि आर्मी रेगुलेशंस हेयर कट के बारे में क्या कहती है। मैं आज अपने बाल छोटे करने वाला हूँ और अगर आपको लगता है कि आपको भी एक एग्जाम्पल बनने के लिए अपने बाल छोटे कराने होंगे तो कल हम आपके लिए बार्बर शॉप में जाने के लिए टाइम अरेंज कर देंगे। इसका रिजल्ट ये निकला कि उसी आफ्टरनून बहुत से ट्रेनीज ने अपने बाल कटवा दिए। इसलिए आपको भी अगर किसी को उनकी गलती बतानी है तो उसका एक तरीका ये है कि आप उन्हें इनडायरेक्टली उनकी गलती का एहसास दिलाओ। प्रिंसिपल 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। एक बार ऑथर डेल कार्नेगी की भांजी यानी कि नीस जोसेफिन कार्नेगी न्यूयॉर्क ऑथर के पास काम करने गई। उस टाइम पे जोसेफिन की एज 19 थी। ऑल्दो उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया था, बट उसका बिजनेस एक्सपीरियंस 0 था। बाद में तो वो एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी बन गई थी, बट स्टार्टिंग में वो काफी मिस्टेक्स कर रही थी और उसे काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। एक दिन डेल कार्नेगी उसे अपने दिल ही दिल में क्रिटिसाइज करने लगे, लेकिन फिर ऑथर ने अपने आप से कहा, एक मिनट डेल कार्नेगी, तुम्हारी एज जोसेफिन से डबल है और तुम्हारे पास उससे कहीं ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस है। तुम उसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी तरह सोचे। ऑथर ने ये भी रियलाइज किया कि जब वो खुद 19 साल के थे तो वो भी ऐसे ही थे। इनफैक्ट जोसेफिन से ज्यादा मिस्टेक्स करते थे। ये सब रियलाइज करने के बाद वो जोसेफिन के पास गए और उससे कहा, जोसेफिन, तुमने एक गलती की है, लेकिन ये गलती इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी मैं किया करता था। ये चीजें इंसान को एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स की हैं, इसलिए मैं किसी को इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर तुम इस काम को इस तरह करोगी तो ज्यादा बेटर होगा? ये कहने से जोसेफिन अपनी मिस्टेक्स ठीक भी कर लेती है और उसे बुरा भी नहीं लगता। जब कोई इंसान हमें अपनी गलती बताने से पहले ये बताए कि उसने भी बहुत सी गलतियां की हैं, मतलब जब वो पहले अपनी मिस्टेक्स की बात करता है, तो इससे हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। E.G. डिलस्टोन एक इंजीनियर हैं, जिन्हें अपनी नई सेक्रेटरी के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो अपनी सेक्रेटरी को लेटर्स टाइप करने के लिए देते थे, बट उन लेटर्स में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। मिस्टर डिलस्टोन कहते हैं कि उनसे भी कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, इसलिए वो अपने पास एक नोटबुक रखते हैं जिसमें वो उन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख कर रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब उनकी सेक्रेटरी ने फिर से स्पेलिंग मिस्टेक की तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कहा, ये वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा,
ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें मुझे भी हमेशा प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने अपने पास एक नोटबुक रखी हुई है जिसमें मैं ये डिफिकल्ट वर्ड्स लिख के रखता हूँ। मैं स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि अगर हम लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो इससे हम कम प्रोफेशनल लगेंगे। अब ये तो नहीं पता कि उनकी सेक्रेटरी ने अपनी कोई नोटबुक बनाई या नहीं, लेकिन मिस्टर डिलस्टोन कहते हैं कि उस दिन के बाद उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हो गईं। ये प्रिंसिपल आपको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, और इसका यूज करके आप दूसरों का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस बुक में ऑथर ने मिस्टर जेरिसन की एग्जाम्पल दी है। मिस्टर जेरिसन को पता चला कि उनके 15 साल के बेटे ने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। अब प्रॉब्लम ये था कि मिस्टर जेरिसन और उनकी वाइफ खुद भी स्मोकिंग करते थे, जिसकी वजह से वो अपने बेटे डेव के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। अब वो खुद तो स्मोकिंग करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये एडिक्शन उनके बेटे को भी लग जाए। इसलिए वो अपने बेटे के पास गए और उसे समझाया कि कैसे उन्होंने भी इसी एज में स्मोकिंग शुरू की थी और अब वो इस बुरी आदत को नहीं छोड़ सक रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को अपनी खांसी यानी कफ के बारे में भी बताया, जो कि स्मोकिंग की वजह से होती थी। मिस्टर जेरिसन ने अपने बेटे को स्मोकिंग से रोकने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की, बस उसे ये बताया कि उन्होंने भी उसकी एज में यही गलती की थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके बेटे ने इसके बारे में कुछ टाइम सोचा और फिर डिसाइड किया कि वो हाई स्कूल खत्म होने तक स्मोकिंग नहीं करेगा, और उसने ऐसा ही किया। इनफैक्ट उसने कभी स्मोकिंग नहीं की। साथ ही मिस्टर जेरिसन ने भी स्मोकिंग छोड़ दी। इसलिए आप भी याद रखना कि अच्छे लीडर्स हमेशा अपनी मिस्टेक्स के बारे में पहले बात करते हैं। प्रिंसिपल 4, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। एक बार ऑथर डेल कार्नेगी मिस आइडा टाबेल से मिले थे, जो कि एक अमेरिकन बायोग्राफर हैं। उनकी मीटिंग के वक्त मिस टाबेल ने उन्हें बताया कि जब वो ओवेन यंग की बायोग्राफी लिख रही थी तो उन्होंने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लिया था जो मिस्टर ओवेन यंग के ऑफिस में उनके साथ कई सालों से बैठ रहा था। वो आदमी कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं देखा कि ओवेन यंग किसी को कोई ऑर्डर दे। वो हमेशा लोगों से क्वेश्चंस पूछते थे और उन्हें सजेशंस देते थे। जैसे वो कभी ये नहीं कहते थे कि ये करो वो करो, मुझे ये नहीं चाहिए। इंस्टेड वो इस तरह के फ्रेजेस यूज करते थे, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम इसे इस तरह करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ओवेन यंग एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए अगर वो इस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं तो हमें भी इसे यूज करना चाहिए। इस टेक्निक का फायदा ये है कि इससे इंसान अपनी गलतियां सही कर लेता है। इससे इंसान की इज्जत भी बच जाती है और साथ ही उन्हें एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस भी मिलती है। चलिए मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल मिस्टर इयान की है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जनरल मैनेजर हैं। एक बार मिस्टर इयान को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन उनके पास ऑलरेडी काफी काम था और इस ऑर्डर की डिलीवरी डेट भी बहुत करीब की थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर बहुत बड़ा था और इससे कंपनी को काफी फायदा हो सकता था। अब उन्होंने अपनी टीम को ऑर्डर्स देने की बजाय या फिर उन्हें काम करने के लिए पुश करने की बजाय उन सबको अपने पास बुलाया। उसने अपनी टीम को बताया कि अगर वो ये ऑर्डर टाइम पे पूरा कर देते हैं तो इससे उनकी कंपनी को कितना फायदा होगा। इसके बाद उसने अपनी टीम से क्वेश्चंस पूछे। क्या हम इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या किसी के पास कोई आइडियाज हैं जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सके? क्या हम अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा ये ऑर्डर पूरा हो सके? ये क्वेश्चन सुनने के बाद उनके एम्प्लॉयज ने आइडियाज देना शुरू किया और मिस्टर इयान से कहा कि वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें।
जिसके बाद उन्होंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट भी किया और उसे टाइम पे पूरा भी किया। इसलिए आप भी याद रखना कि एक अच्छा लीडर डायरेक्ट ऑर्डर्स देने की बजाय क्वेश्चंस पूछता है। प्रिंसिपल 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। कुछ साल पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उस टाइम पे कंपनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट चार्ल्स स्टेनमेट्ज था। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उस काम में चार्ल्स एक जीनियस था, लेकिन एज अ हेड ऑफ कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंट वो एक फेलियर था। अब कंपनी चाहती थी कि वो उसे इस हेड के पोजीशन से हटा दे, लेकिन वो उसे डायरेक्टली हटाना नहीं चाहते थे क्योंकि चार्ल्स एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी था। इसलिए कंपनी ने किया ये कि उन्होंने चार्ल्स को एक नया टाइटल दे दिया और उसे अपनी कंपनी का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया। इस टाइटल की हेल्प से वो अपना काम कंटिन्यू कर सका, लेकिन कंपनी का हेड कोई और होगा। कंपनी भी खुश और चार्ल्स भी खुश। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक बहुत ही इफेक्टिव प्रिंसिपल यूज किया है, जो है लेट द अदर पर्सन सेव फेस। मतलब ये कि आप उस दूसरे पर्सन को उनकी रिस्पेक्ट सेव कर लेने दो। आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे किसी दूसरे पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। बट स्टिल हम में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं। हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें फॉल्ट्स निकालते हैं, उन्हें डराते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एक दूसरे के सामने क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगर इस एग्जाम्पल में कंपनी ने चार्ल्स को डायरेक्ट उनके पोजीशन से हटाया होता तो इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती, और इसलिए उन्होंने चार्ल्स को एक नया टाइटल दे दिया जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रही। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करने से उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, बल्कि इसका ऑपोजिट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो ऑथर ने इस बुक में शेयर की है। एक कंपनी थी जिसकी एक प्रोडक्शन मीटिंग थी। इस मीटिंग में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सुपरवाइजर थे और इसके अलावा और भी कई सारे लोग। उस मीटिंग में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट उस सुपरवाइजर से बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में बात कर रहे थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट उस सुपरवाइजर की मिस्टेक्स निकाल रहा था, वो भी सबके सामने। वो जब भी सुपरवाइजर से कोई क्वेश्चन पूछता तो सुपरवाइजर उसका क्लियरली जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सबके सामने उसकी बेइज्जती यानी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए। ये देख के उस वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया और उसने उस सुपरवाइजर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उसे झूठ बोलने की वजह से डांटा भी। वो सुपरवाइजर पहले एक अच्छा वर्कर था, लेकिन उस दिन के बाद से वो बिल्कुल यूजलेस हो गया और कुछ ही महीनों में उसने वो कंपनी भी छोड़ दी। अब ये तो उसकी एग्जाम्पल थी जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे तो इससे आपको और उन्हें दोनों को फायदा होगा। ये एग्जाम्पल एना मेजॉन की है, जो कि एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। एना को उनकी जॉब में एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला था। उन्हें एक नए प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग करनी थी। जब उस टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो वो देख के एना बहुत शॉक्ड रह गईं, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट के वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उन्हें ये पूरा टेस्ट फिर से करना होगा। वो इतना डर गई थी कि उन्होंने अपने बॉस को भी ये बात नहीं बताई थी और कुछ ही टाइम में एक मीटिंग थी जिसमें उन्हें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करनी थी। जब रिपोर्ट देने का वक्त आया तो एना बहुत डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बॉस उन्हें बहुत सुनाएंगे, लेकिन उनके बॉस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनके बॉस ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्हें थैंक्स बोला। उनके बॉस ने उन्हें बताया कि कैसे नए प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है और एना से ये भी कहा कि वो उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट है
और उन्हें उस पे ट्रस्ट है। ये सारी बातें एना के बॉस ने सबके सामने कही। जब एना मीटिंग अटेंड करके बाहर निकली तो वो बहुत अच्छा फील कर रही थी और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगी। ये बात याद रखना कि इवन अगर सामने वाला पर्सन बिल्कुल गलत हो तो भी आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना। एक अच्छा लीडर हमेशा ये मेक श्योर करता है कि दूसरे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। प्रिंसिपल 6, हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। ऑथर के एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है पीट बार्लो। पीट सर्कस शोज करते हैं जिनमें वो डॉग और पोनी के एक्ट्स दिखाते हैं। जब भी पीट किसी नए डॉग को अपने एक्ट के लिए ट्रेन करते हैं तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज फॉलो करते हैं। जब भी उनका डॉग थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट शो करता है तो पीट उसे प्रेज करते हैं, उसे उस इम्प्रूवमेंट के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उस डॉग को मीट देते हैं। अब ये टेक्निक कोई नई नहीं है, बल्कि ये टेक्निक एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए कई सालों से यूज की जा रही है। अब ये टेक्निक हम एनिमल्स के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन इंसानों के लिए यूज नहीं करते। हम इंसानों को अप्रिशिएट करने के बजाय उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी इम्प्रूव ही नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट जेस लायर ने अपनी बुक में बताया है कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो एक सनलाइट की तरह है, हम उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकते। इवन अगर आप अपनी लाइफ में भी देखें तो आपको ऐसी एग्जाम्पल जरूर मिलेंगी जब किसी ने आपकी तारीफ की हो एंड एज अ रिजल्ट आप में चेंजेस आए हों। इस बुक में भी ऑथर ने ऐसी एग्जाम्पल्स शेयर की हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई साल पहले एक 10 साल का लड़का था जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। उस लड़के को सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसकी जो फर्स्ट टीचर थी उसने उस लड़के को बहुत डिस्करेज किया। वो कहती थी कि तुम सिंगिंग नहीं कर सकते, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। लेकिन उस लड़के की जो मदर थी उसने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। उसने अपने बेटे को ये यकीन दिलाया कि वो सिंगिंग कर सकता है। साथ ही उस वुमन ने अपने पास पैसे सेव किए ताकि वो अपने बेटे को सिंगिंग लेसन्स दिलवा सके। उस मदर की प्रेज और एनकरेज करने की वजह से उस लड़के की लाइफ बदल गई और वो अपने टाइम का सबसे बेहतरीन ओपेरा सिंगर बना। इस लड़के का नाम था एनरिको कारूजो। इस प्रिंसिपल का यूज करके आप अपने बच्चों का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं और उन्हें डांटते हैं, जिससे उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती और वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जॉन रिंगल्स पॉ ने इसी प्रिंसिपल का यूज अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए किया है। उनके बच्चे कोई काम ठीक से नहीं करते थे। जॉन कहते हैं कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे और ऐसे में उनकी तारीफ करने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब भी उन्हें ऐसी कोई चीज नजर आती थी जो उनके बच्चे अच्छे से करते हैं तो वो उस चीज की तारीफ करते थे। वो उन्हें उन चीजों के लिए डांटते नहीं थे जो वो गलत करते हैं, लेकिन जो चीजें वो अच्छी करते थे उसके लिए जरूर तारीफ करते थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी बिहेवियर में बहुत चेंज आया और उन्होंने अपनी बहुत सी गलतियां ठीक कर ली। इसलिए आप भी ये याद रखना कि अगर कोई इंसान थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट शो करे तो आपने उसकी तारीफ करनी है। ये करने से वो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट शो करेगा। प्रिंसिपल 7, गिव अ डॉग अ गुड नेम। मान लो आपका कोई बहुत अच्छा वर्कर है जो आपको बहुत पसंद है और जो काम भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस वर्कर की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसे डांट सकते हो, उसे फायर कर सकते हो,
लेकिन कोई भी इस प्रॉब्लम का सही सलूशन नहीं है। इंस्टेड ऑथर ने हमें इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन बताया है। चलिए इस टेक्निक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर हेनरी एक बहुत बड़ी ट्रक डीलरशिप के मैनेजर हैं। उनके पास एक मैकेनिक है जो वैसे तो एक बहुत अच्छा वर्कर है, लेकिन कुछ टाइम से उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो गई थी। इसलिए फिर उन्होंने उस मैकेनिक को बुलाया और उससे कहा, बिल, तुम एक बहुत अच्छे मैकेनिक हो। तुम इस लाइन में कई सालों से हो। तुमने बहुत सी व्हीकल्स रिपेयर की हैं। इनफैक्ट हमें तुम्हारे काम की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो पहले जैसी नहीं रही। तुम उन कामों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। बिल, तुम एक आउटस्टैंडिंग मैकेनिक हो, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मिलके इसका कोई सलूशन निकालें। बिल ने मैनेजर से कहा कि उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई है, और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव करेगा। और इस सब के बाद बिल ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव भी की। बिल ने अपनी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी की क्योंकि मिस्टर हेनरी ने उसे एक अच्छी रेप्यूटेशन दी। इस लेसन में ऑथर हमें बता रहे हैं कि अगर आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेशन दो। मतलब उन्हें बताओ कि वो ऑलरेडी कितने अच्छे हैं, जिससे उन्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी और फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को जरूर पूरा करेंगे। जब आप किसी पर्सन को उनकी अच्छी एबिलिटी के बारे में बताओगे तो उनका बिहेवियर जरूर चेंज होगा। इवन अगर वो एबिलिटी उनमें ना भी हो तो भी आपने उन्हें उनकी इस अच्छी एबिलिटी के बारे में बताना है। चलिए मैं आपसे इसकी एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे आपको ये प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक 4th ग्रेड टीचर हैं जिनका नाम है मिसेस रूथ हॉपकिंस। मिसेस हॉपकिंस एक नए क्लास को पढ़ाने वाली थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखा तो वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि इस साल उनकी क्लास में टॉमी भी था और टॉमी एक बहुत ही बुरा बच्चा था। उसकी 3rd ग्रेड की टीचर्स भी हमेशा उसके बारे में कंप्लेंट्स किया करती थी। उसके साथ डिसिप्लिन प्रॉब्लम था। वो दूसरे लड़कों से लड़ता था और साथ ही अपनी क्लास की लड़कियों को तंग भी करता था। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मिसेस हॉपकिंस ने यही वाली टेक्निक यूज की। उनका जब क्लास में पहला दिन था तो वो सारे स्टूडेंट्स के बारे में कोई ना कोई अच्छा कमेंट कर रही थी। फिर जब टॉमी की बारी आई तो मिसेस हॉपकिंस ने टॉमी की आंखों में देखा और उससे कहा, टॉमी, मुझे पता है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो और इसलिए मुझे इस साल तुम्हारी मदद चाहिए होगी ताकि हम इस क्लास को इस साल की सबसे बेस्ट क्लास बना सकें। ये कहने के बाद फिर नेक्स्ट कुछ दिनों तक मिसेस हॉपकिंस ने टॉमी को इस बात का बार बार एहसास दिलाया कि वो कितना अच्छा बच्चा है एंड एज अ रिजल्ट वो एक बच्चा बना भी। इसलिए आप भी ये याद रखना कि अगर आपको किसी का बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज करना है तो उन्हें एक अच्छी रेपुटेशन दो। उन्हें बताओ कि वो कितने अच्छे हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को जरूर पूरा करेंगे। Principle 8. Make the fault seem easy to correct. ऑथर के एक फ्रेंड है जिनकी 40 की एज में एंगेजमेंट हुई थी। उनकी फियांसी ने उनसे कहा कि उन्हें डांस लेसन्स लेने चाहिए, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। उनका ये फ्रेंड बताता है कि उनकी जो फर्स्ट डांस टीचर थी उन्होंने उसे बहुत डिस्करेज किया था। फर्स्ट टीचर ने उनसे कहा कि तुम्हें जो आता है वो बिल्कुल गलत है। तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे भूलकर फिर से स्टार्ट करना होगा। ये सुन के उनका फ्रेंड बहुत ज्यादा डिस्करेज हुआ और उसने उस टीचर के पास डांस सीखना छोड़ दिया। लेकिन जो उस फ्रेंड की सेकंड टीचर थी उसने उनके फ्रेंड को काफी एनकरेज किया। उन्होंने उनसे कहा,
आपका डांस थोड़ा ओल्ड फैशन जरूर है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो सही हैं। फर्स्ट टीचर ने सिर्फ उनकी गलतियां निकाली, जबकि सेकंड टीचर ने उन्हें उनकी सही चीजों के लिए प्रेज किया, और उस एनकरेजमेंट की वजह से वो उस टीचर के पास अच्छे से डांस सीख सके। आप अगर किसी भी पर्सन को ये बताएंगे कि वो इस काम में अच्छे नहीं है और वो सब गलत कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो कभी भी उस काम को अच्छे से नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें किसी काम के लिए एनकरेज करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें ये बताएं कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है और इसे करना आसान है, तो इससे वो उस काम को ठीक से कर सकेंगे। जैसे मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ। डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्लारेंस जोन्स। मिस्टर जोन्स बताते हैं कि कैसे इस प्रिंसिपल का यूज करके उनके बेटे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। मिस्टर जोन्स के बेटे डेविड ने एक डिफिकल्ट लाइफ गुजारी थी। 1958 में उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे ब्रेन इंजरी हो गई थी और वो नॉर्मल लेवल पे काम नहीं कर सकता था। इसके अलावा 1960 में उसके फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था और उस वक्त से लेकर जब वो 15 इयर्स का हुआ तब तक उसने अपनी स्कूल लाइफ के ज्यादातर इयर्स स्पेशल क्लासेस में गुजारे, क्योंकि ब्रेन इंजरी की वजह से वो एक स्लो लर्नर बन चुका था। वो अपनी एज ग्रुप के लोगों से 2 साल पीछे था। ना उसे मल्टीप्लिकेशन आता था, ना उसे टेबल्स आते थे और ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। इन सब चीजों के बावजूद डेविड के अंदर एक पॉजिटिव चीज थी, वो ये कि डेविड को रेडियो और टीवी सेट्स पे काम करना बहुत पसंद था। डेविड एक टीवी टेक्नीशियन बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे मैथ्स में क्वालिफाइड होने की नीड थी। मिस्टर जोन्स ने डिसाइड किया कि वो इसमें अपने बेटे की हेल्प करेंगे, इसलिए फिर वो अपने बेटे के लिए फ्लैश कार्ड्स लाए, जिससे वो मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते थे। वो डेली इन कार्ड से प्रैक्टिस करते और जब भी डेविड कोई राइट आंसर देता तो उसे बहुत अप्रिशिएट करते। वो डेली जब इसकी प्रैक्टिस करते तो साथ में एक टाइमर भी रखते। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी तरह डेविड का टाइम भी कम होता जा रहा था और वो जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब वो कार्ड्स का पूरा सेट सिर्फ 8 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेते। साथ ही मिस्टर जोन्स अपनी वाइफ को भी बुलाते और फिर वो दोनों डेविड के साथ सेलिब्रेट भी करते। इस प्रैक्टिस में डेविड ने ये डिस्कवर किया कि मैथ सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आसान है, और इसी चीज ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। इस प्रैक्टिस का रिजल्ट ये निकला कि स्कूल के अलजेब्रा में उसके ग्रेड्स ऊपर चले गए, साथ ही उसकी रीडिंग इंप्रूव हो गई और जिंदगी में पहली बार उसने मैथ्स में बी ग्रेड लिया। इस इम्प्रूवमेंट के बाद उसकी साइंस टीचर ने उसे एक एग्जिबिट बनाने का काम दिया। डेविड ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा मॉडल बनाएगा जिसकी हेल्प से वो लीवर्स के इफेक्ट बता सके। इसके लिए उसने ड्राइंग और अप्लाइड मैथ्स में अपनी स्किल्स शो की और उसे साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। इसके बाद वो सिटी कंपटीशन में गया जिसमें उसे 3rd प्राइज मिला। डेविड की लाइफ इसीलिए चेंज हुई क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि लर्निंग एक आसान काम है। इसलिए अगर आपको भी किसी और के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है तो उन्हें अच्छे कामों के लिए एनकरेज करो और साथ ही वो जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करना उनके लिए आसान बना दो। प्रिंसिपल 9, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। 1915 में अमेरिका बहुत डर गया था क्योंकि यूरोप के कई सारे नेशंस एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे और आपस में लड़ रहे थे। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे। अब उन्हें नहीं पता था कि वो कंट्रीज के बीच में पीस ला सकते हैं या नहीं, लेकिन वो एटलीस्ट ट्राई करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस काम के लिए वो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव सेंड करेंगे। उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम जेनिंग्स ब्रायन थे और उन्हें लग रहा था कि वुडरो विल्सन उन्हें इस काम के लिए भेजेंगे, लेकिन वुडरो विल्सन ने ऐसा नहीं किया।
इंस्टेड उन्होंने इस काम के लिए किसी और को हायर कर लिया, जिसका नाम था कर्नल एडवर्ड। अब वुडरो विल्सन जानते थे कि ये न्यूज सुन के विलियम खुश नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम कर्नल एडवर्ड को दिया और उनसे कहा वो खुद ये न्यूज विलियम को दे और साथ में ये भी ख्याल रखें कि इस न्यूज से विलियम को बुरा ना लगे। अब देखें कि कर्नल एडवर्ड ने ये काम कैसे किया। वो विलियम के पास गए और उन्हें इसके बारे में बताया और उनसे कहा, प्रेसिडेंट ने सोचा कि हमें ये काम ऑफिशियली नहीं करना चाहिए और अगर तुम जाओगे तो इससे बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट होगी और लोग सोचेंगे कि आखिर तुम वहां क्यों जा रहे हो। यहाँ पे एडवर्ड एक्चुअली विलियम को ये बता रहे हैं कि इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो जाएंगे तो सब उन्हें अटेंशन देंगे, और ये कहने से विलियम ने उनकी बात मान भी ली। यहाँ पे कर्नल एडवर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, जो ये है, ऑलवेज मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। मतलब ये कि आप उस दूसरे पर्सन को जो भी काम सजेस्ट कर रहे हो, आपने ये भी मेक श्योर करना है कि वो इस चीज से खुश हो, क्योंकि अगर वो खुश होगा तो फिर वो आपका बताया हुआ काम ठीक से करेगा। अब ये प्रिंसिपल सिर्फ स्टेट्समैन या डिप्लोमैट्स के लिए नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। डेल फेरियर ऑथर के एक स्टूडेंट रह चुके हैं। मिस्टर फेरियर का एक बेटा है जिसका नाम है जेफ। मिस्टर फेरियर ने जेफ को एक काम दिया हुआ था जो वो कभी ठीक से नहीं करता था। काम ये था कि उनके यार्ड में जो पेयर ट्री लगी हुई थी, उसे उस ट्री के नीचे गिरे हुए पेयर्स उठाने थे, ताकि जो भी पर्सन वहां गार्डन में मोइंग का काम करे उसे रुककर पेयर्स ना उठाने पड़े। जेफ को ये काम तो दिया हुआ था, लेकिन वो कभी ये काम ठीक से नहीं करता था। उसे ये काम करना अच्छा ही नहीं लगता। या तो वो ये काम करता नहीं था या फिर ट्री के नीचे कोई ना कोई पेड़ छोड़ देता था। एक दिन मिस्टर फेरियर ने जेफ को बुलाया और उससे कहा, जेफ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। जब भी तुम एक पेड़ उठा के बास्केट में डालोगे तो मैं तुम्हें हर पेड़ का $1 दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैंने यार्ड में कोई पेड़ देखा तो फिर मैं तुमसे हर बचे हुए पेड़ का $1 लूंगा। फिर उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि जेफ ने अपना सारा काम बिल्कुल ठीक से किया। तो याद रखना, जब भी आप किसी को कोई काम दें या फिर कोई सजेशन दें, तो उनसे वो काम जबरदस्ती नहीं करवाना, बल्कि वो उस काम को करने के लिए खुश होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से बताया है, और हमारी आज की ये समरी यहाँ एंड होती है।